ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल बिहार की चुनावी राजनीति में मची हलचल को लेकर है और हलचल यह है कि बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और 5 बार सांसद रह चुके राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया है। आज ही दोपहर 3:30 बजे दिल्ली में पवन खेड़ा ने पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल किया। पप्पू यादव कहते हैं कि वो सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में 100% सफलता का लक्ष्य लेकर कांग्रेस में आए हैं। हालांकि खबर है कि बिहार कांग्रेस के नेताओं में पप्पू यादव को शामिल करने को लेकर नाराजगी भी है। पप्पू यादव को शामिल करने के मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मंच पर मौजूद नहीं दिखे। पप्पू यादव भी कल तक लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद लेने की बात करते रहे। पूर्णिया से लड़ने का दावा भी कर चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर जब दिल्ली में बिहार के सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी, उधर पटना में आरजेडी की मीटिंग चल रही थी, तब खबर सामने आ गई कि पप्पू यादव कांग्रेसी हो गए। ऐसे में सवाल यही है कि इस बार के चुनावी सीजन में बिहार के अंदर पप्पू यादव को साथ लेकर क्या कांग्रेस पार्टी चुनावी इम्तिहान पास कर पाएगी। दूसरा ये कि बिहार में सीट बंटवारे में आखिर क्या पेच फंसा है जो सीटों के ऐलान में इतनी देरी हो रही है। और भी कई सवाल हैं जिन पर दंगल में होगी बड़ी चर्चा। आज चिराग पासवान ने नीतीश चाचा को लेकर क्या कहा है, आपको वो भी विशेष बातचीत सुनवाने वाले हैं। पप्पू यादव की बिहार में क्या रणनीति है वो भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही पशुपति पारस को लेकर चिराग पासवान की ओर से क्या कर दिया गया है बड़ा दावा, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कांग्रेस को नया नेता मिल गया है। अपनी जन अधिकार पार्टी चलाने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दूसरी खबर है कि चिराग पासवान को पार्टी ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सीटों पर सहमति अभी तक नहीं बन पा रही। पेच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि एक और दौर की लंबी चली बातचीत के बाद भी बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के बीच सीटें नहीं बांटी जा सकी हैं। काफी हद तक सहमति है। थिंग्स आर ऑन ट्रैक। चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं। 1-2 दिन में सब हो जाएगा। सूत्रों से खबर यह है कि बिहार में जिस फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है उसमें कांग्रेस को 8 या 9 सीटें ही दी जा रही हैं। कुल मिलाकर लेफ्ट 7 सीटें मांग रही है, जिसमें सीपीआई एमएल अकेले 5 सीटें मांग रही है। ऊपर से पशुपति पारस के भी महागठबंधन में जोड़े जाने की सुगबुगाहट चल रही है। उसे लेकर भी बिहार में आरजेडी की बैठक में तय हुआ है कि टिकट का फैसला लालू यादव ही करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। ये लोग फूका हुआ कारतूस है, ये लोग समझे कि फ्यूज बल्ब लोग हैं। पशुपति पारस का क्या होगा ये आरजेडी से उनकी संभावित मुलाकात के बाद तय होना है, लेकिन उसके पहले चिराग पासवान ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। हाजीपुर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। एक तरफ एनडीए के अंदर चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, दूसरी ओर बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर कुनबा बढ़ाने की कवायद में एक बड़ी कामयाबी मिली है। जनाधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा। हालांकि इसके पहले पप्पू यादव ने लालू यादव से मुलाकात की थी और पूर्णिया से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर डाली थी, लेकिन उसके बाद खबर आई कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता पप्पू यादव को शामिल किए जाने से खुश नहीं हैं। खबर है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तक को पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने की खबर नहीं थी, क्योंकि अखिलेश सिंह पहले भी पप्पू यादव को पार्टी में लेने का विरोध कर चुके हैं। और इस नाराजगी की खबर को तब और हवा मिली जब पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल किए जाने के वक्त मंच पर बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह
गैर हाजिर रहे। दिल्ली से मौसमी सिंह, पटना से शशि भूषण और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पिछली बार बिहार की 40 में से सिर्फ एक सीट किशनगंज की कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। इस बार पप्पू यादव क्या कमाल करेंगे, कांग्रेस में जाकर देखना दिलचस्प रहेगा। खुद से ही पहले ही उन्होंने पूर्णिया को लेकर अपनी बात जग जाहिर कर दी है। क्या पूर्णिया से ही टिकट देने वाली है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज सभी की निगाहें टिकी रही चिराग पासवान पर। हाजीपुर से उनकी पार्टी ने चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जहां पहले से ही पशुपति पारस उनके चाचा सांसद हैं। क्या इस बार की लड़ाई चाचा और भतीजे में होने वाली है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मैंने चिराग पासवान से की है खास बातचीत। देखिए, तो चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे हाजीपुर में। मुझे नहीं पता, ये फैसला उन्हीं को ही लेना है कि वो सामने से आते हैं। मुझे बस इतना पता है, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है, तो उसमें भी औपचारिक मोहर पार्टी की तरफ से भी लग गई है कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे बस इतना पता है कि एनडीए का प्रत्याशी मैं होऊंगा हाजीपुर से। चाचा सामने रहेंगे तो मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा रहेगा? मैं चित्रा जी नहीं घबराता किसी चुनौतियों से, और पिछले 2.5-3 साल मैंने चुनौतियों का सामना करते हुए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं उनसे डरता घबराता तो शायद मैं यहाँ तक आता ही नहीं। तो एक और चुनौती के तौर पर एकदम स्वागत करूंगा। तो आपने जोर देकर कहा कि आपकी भूमिका एक बेटे के तौर पर ज्यादा हो जाती है अपनी मां को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक लंबा संघर्ष बीते 3 सालों में देखा है। तो आपकी मां क्या चुनाव में जाएंगी? वो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का 2024 का? मोम नहीं लड़ेंगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। हैविंग सेड दैट, शी इज ऑलवेज बीन द ब्रेन बिहाइंड माय फादर्स पॉलिटिक्स। हमेशा पीछे से उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। मेरे साथ वो इस दौरान एकदम चट्टान की तरह अपने आंसुओं को छुपाकर, अपनी पीड़ा को छुपाकर, एकदम एज अ स्ट्रांग लेडी वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। बट हाँ, सक्रिय राजनीति से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर रखा है। बीच में एक ऐसा समय भी था जब राज्यसभा का जिक्र हो रहा था और उनके पास ये ऑफर था। अगर वो मानती तो आज वो राज्यसभा से वो सांसद हो रही होती। पर इस दौरान भी जो उनको ये प्रस्ताव मिला, उन्होंने सिरे से उसको भी खारिज किया। कब मिला था प्रस्ताव? अभी हाल दिनों की ही बात है, जब ये राज्यसभा के चुनाव की जब बात चल रही थी, तो उस वक्त भी ये चर्चा में आया था और उनके नाम को लेकर। कि मतलब 4 लोकसभा की सीटें आपको दे देते हैं, राज्यसभा से मां को भेज सकते हैं, ऐसे कुछ बात? ये गणित मुझे नहीं बताया गया था कि कितनी कहाँ पे, बट हाँ इतनी चर्चा जरूर थी कि उनको राज्यसभा अगर वो चाहती, पर वो उन्होंने चाहा ही नहीं। कौन कौन से आपके दूसरे उम्मीदवार होंगे बाकी की सीटों पर? समस्तीपुर में प्रिंस हैं आपके भाई चचेरे, उनके सामने कौन होगा? बाकी की सीटों पर जमुई से आप किसको उम्मीदवार बना रहे हैं? खबर है कि आपके जो जीजा जी हैं वो भी उम्मीदवार होंगे एलजेपीआर से। अभी 2 दिन ही हुए हैं चित्रा जी सीटों के नामों की घोषणा किए, तो अभी तक मेरी अधिकृत बातचीत पार्टी के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर नहीं हुई है। मुझे लगता है 1-2 दिन का समय और लगेगा और इन तमाम सीटों पर जैसे ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा एक आम राय बन जाती है, उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। नीतीश जी की ये जो पलटी मार पॉलिटिक्स है, चिराग पासवान इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। अभी इसमें गोल मोल नहीं, एकदम 2 टूक स्पष्ट वादिता के साथ आप बात करेंगे। मैं इसमें क्या स्पष्ट बता सकता हूँ? देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये तमाम चीजें, परिस्थितियों का मैं आकलन करता हूँ, सीखता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। क्या नीतीश जी को चिराग पासवान से सीखने की जरूरत है कि जब बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन किया, जब उनका बंगला चला गया, जब पशुपति पारस को ज्यादा तवज्जो दी गई, उसके बावजूद वो बीजेपी के साथ बने रहे, गठबंधन नहीं छोड़ा और अंत भला तो सब भला हुआ? मैं चित्रा जी बहुत छोटा हूं मेरे मुख्यमंत्री के सामने। उनकी उम्र, उनका रुतबा, उनका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है। जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं कोई नहीं होता उनकी राजनीति पे प्रश्न उठाने वाला। मैंने कभी उठाया भी नहीं। उनकी नीतियों को लेकर जरूर मैंने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने कवरेज की है आप लोगों की। उनकी राजनीति को लेकर हाँ, उनकी नीतियों को लेकर मैंने बिहार में जरूर मैंने जिक्र किया था। बट बहरहाल अब गठबंधन में है तो हम लोग उस दिशा में अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। बड़े लक्ष्य, अभी चाचा के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है नीतीश कुमार को लेकर। बड़े लक्ष्य की ओर अभी हम लोग को बढ़ना है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा, उनका अपना अनुभव है और अपने अनुभव से, देखिए सही या गलत, बट जो फैसले उन्होंने लिए अपने पार्टी के लिए, तो उन्होंने सही ही लिए ना। आपने अपने पापा को भी देखा, आपने अपने चाचा की पॉलिटिक्स भी देख ली खुद के साथ, तो क्या अपने चाचा से आप ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि हाजीपुर से वो चुनाव नहीं लड़े?
मैं दोहराता हूँ, मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला। ये फैसला उन्हीं को लेना है और अपने बेहतर भविष्य के लिए वो जो फैसला लेंगे मैं उसको। एक दूसरे के साथ रहे हैं आप लोग एक वक्त पर एलजेपी के साथ, तो क्या है मन की बात? मन में ऑनेस्टली बोलूं कोई बात ही नहीं है। हरा देंगे अगर वो आएंगे तो? मैं बहुत आगे निकल गया हूँ अब इन सब चीजों से। अब ध्यान नहीं जाता उस तरफ। वो मुश्किल बनेंगे, चुनौती बनेंगे? आपको लग रहा है कि चिराग के सामने अब खुला आसमान है, कोई चुनौती हाजीपुर सीट को लेकर कम से कम आप नहीं देख रहे हैं? इतना अहंकार मुझ में नहीं है कि मैं ये मान के चलूं कि अब कोई चुनौती नहीं, कोई कुछ नहीं। राजनीति में हमेशा चुनौतियां रहती हैं और किसी भी चुनौती को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यकीनन वो आएंगे, मैं बिल्कुल उसको चुनौती के तौर पे स्वीकार करूंगा। अंतोगत्वा हाजीपुर की जनता को फैसला लेना है। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव, उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है। चाचा की हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं। अब की बार पूरी की पूरी 40 सीटें बिहार की जीतने का दम उनकी ओर से भरा जा रहा है। उनके दावे में कितना दम है देखना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ पप्पू यादव कांग्रेसी हो गए हैं और अब वहां पर महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने की हुंकार उनकी ओर से भरी जा रही है। बिहार में तू डाल डाल में पात पात वाली राजनीति अब परवान चढ़ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। संजय सर्राफ जी, स्पोक्स पर्सन आरएलजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय कुमार पांडे जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी आरबी के हमारे साथ हैं। माधव आनंद जी, नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं आप आरएलजेडी के। पप्पू यादव जी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले 3:30 बजे उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। आजीवन कांग्रेस के वो सदस्य रहेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में दिखेंगे। सबसे पहले आपसे ही संजय सर्राफ जी शुरुआत करते हुए, अब पप्पू यादव के आ जाने से किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, किसके लिए आसानी होगी? उन्होंने हुंकार भर दी है कि अब की बार वहां पर मजबूती से लड़ेगा महागठबंधन। नहीं, देखिए, पप्पू यादव जी के आने से महागठबंधन देखेगा। हम तो अभी महागठबंधन का हिस्सा है नहीं। हम लोगों ने हर वक्त मोदी जी के नेतृत्व को माना है। और मैं आज एक अलग बात बोलना चाहता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी गुजारिश करूंगा और चिराग जी से भी गुजारिश करूंगा आज खुलकर मीडिया के माध्यम से, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठिए। हम सब के लिए यही पारिवारिक, यही अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी। और राष्ट्र में जितने भी लोजपा का कार्यकर्ता है, संगठन है, कैडर है, वो भी आपके साथ में, दोनों के साथ खड़ा हो जाएगा। हाँ। यहाँ मैं चिराग जी को बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि चिराग जी बेटा है, वो बाप है। इनके घर में कहीं पर भी चाचा भतीजा नहीं रहता था। इनके घर में छोटा पापा, मंझला पापा, बड़ा पापा रहता था। उन्होंने अलग की थी। तो मैं लौटूंगी आपके पास, आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, इसका जवाब मैं लूंगी आरएलजेपीआर से। लेकिन पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के आप वरिष्ठ नेता, 5 बार के सांसद रह चुके हैं बिहार में अलग अलग हिस्सों से। आपका बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी आज तक पर। अब कांग्रेस का नेता बनने के बाद क्या महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ, आपको याद है, हमेशा से मेरा तो जीवन ही संघर्ष, न्याय और सेवा का रहा है। और सामाजिक न्याय का जाना गया है। बिना किसी जाति, कास्टलेस राजनीति मेरी रही है। कहीं हिंदू मुसलमान या किसी खुद से ज्यादा दूसरों के विचारों का रेस्पेक्ट करना हमारी संस्कृति और मेरी व्यक्तिगत जीवन भी रही है। मैं जिस आध्यात्मिक परिवार से आता हूँ, वहाँ कास्ट है ही नहीं, वहाँ रिलीजन है ही नहीं, वहाँ ह्यूमैनिटी है। और कांग्रेस आइडियोलॉजी हमेशा ह्यूमैनिटी पे चली है। ये जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये जो संविधान है, ये सबके को सम्मान की बात करता है ना। तो राहुल गांधी जी के साथ मेरा जो व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, वो बहुत ही वात्सल प्रेम का रहा है, स्नेह का रहा है। हमेशा एक सगे भाई की तरह हम दोनों एक दूसरे व्यक्ति से मिलते रहे हैं। हम लोगों की विचारधारा मिलती रही है। और कांग्रेस जिस आम आदमी की आवाज की तरह सब दिन रहे हैं, चाहे वो गांधी थॉट से पहले से लेकर के आज तक, पटेल से लेकर के, नेहरू जी से लेकर के आज तक, वो आइडियोलॉजी मेरी जीवन की एक ताकत है। और जिस कोशिश सीमांचल की जो राजनीति रही है, जो धारा रही है, जहाँ पर माइनॉरिटीज, अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित के लोग, वहाँ सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़े, माइनॉरिटीज और दलित, ये जो ओबीसी की ताकत है, जो सीमांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, जहाँ मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी बना, जहाँ मेरी राजनीति मुखिया से शुरू हुई,
90 में एमएलए बने और लगातार 5 बार सांसद होने के बाद भी मैडम रंजीत रंजन 2 बार लोकसभा से रही, फिर राज्यसभा से हैं। माँ कुछ वोटों से चुनाव हार गई, कांग्रेस के समर्थन से माँ चुनाव लड़ी थी, बीजेपी उस वक्त चुनाव जीत गई थी। मैं तब नहीं था जब ये चुनाव हुई थी। कांग्रेस का सिर्फ समर्थन था। मात्र 32,000 से हमारी माँ चुनाव हारी थी, बीजेपी चुनाव जीती थी। आप बड़ा तो नाम है बिहार का, आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि से आमतौर पर जो जनता है वो परिचित ही है। मेरा पप्पू यादव जी आपसे ये सवाल है, आपने सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी का जिक्र किया। सिर्फ एक किशनगंज की अगर सीट छोड़ दें तो पिछली बार हर जगह सुपड़ा साफ हो गया था महागठबंधन का। इस बार क्या है प्लान आपका, जिससे लग रहा है कि आप एनडीए को हरा देंगे बिहार में? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, भाषा की भी कोई मर्यादा, सुपड़ा जो है साफ वाली बातें, एक बात आप समझने का प्रयास करिए। मैं हमेशा कभी कभी जब आप लोग यह कहते हैं कि राहुल गांधी परेशान हैं, पीएम, जब बीजेपी यह बात कहती है तो मुझे उन पर हंसी आती है, जिस व्यक्ति ने मनमोहन सिंह जी के सेकेंड पारी में ही पीएम पद को जैसी चीजों को, जिन्होंने पूरे परिवार ने जिसने छोड़ा, पहले सोनिया जी को कहा गया, उन्होंने ना कि राहुल गांधी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, बोला मेरे लिए संघर्ष पहली प्राथमिकता है। मैं आपसे भी कहूंगा कि क्या इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में जब सोशल मीडिया का इतना बड़ा युग आ गया, जहां ट्वीट के लोग खेलते हैं और एक दूसरे मोबाइल पर ही हैप्पी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी लोग कर देते हैं, वहां 4,000, 4,500 किलोमीटर पैदल और 6,000 वर्ल्ड की हिस्ट्री में जरा आप उठा के देखिए, अब्राहम लिंकन से लेकर के आज तक या मंडेला से लेकर के आज तक इतना बड़ा एक क्या कहा जाए, मैं इस कम उम्र में एक हाफ गंजी पहन के माइनस में एक देश के 130 करोड़ लोगों की, आम आदमी की आवाज, जहां पर न कोई कास्ट है, न क्रीट है, नफरत है, और आप सुपरा साफ होने की बात करते हैं, तो आप कभी ये सोचिए ना, मैं आपसे भी कहता हूं कि नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़े थे या बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ी थी, बीजेपी इतना परेशान क्यों है? नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को गाली दे करके, यदि बहुत बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी को, तो संजय निषाद को, जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ, प्रजापति ने क्या नहीं गाली दिया, हार्दिक पटेल ने क्या नहीं कहा अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को, अब प्रजापति ने तो इतनी गालियां दी नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत जीवन में, उतना कोई दे नहीं सकता है। उसको आप स्वीकार कर लिए मंत्रिमंडल में। और जिस कर्पूरी ठाकुर जी को आप लोगों ने जनसंघ ने खत्म कर दी थी और नारा देता था, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, ये वो नारा, वो गंदी नारा याद कीजिए, वो शब्द, तो और कितने बड़े बुरे करते थे, आप उसका भी इस्तेमाल कर लिए। तो न आपको पप्पू यादव जी, सुपड़ा साफ करना राजनीति में उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। हम लोगों ने इसी लफ्जों का इस्तेमाल 2014 में जब नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें मिली थी बिहार में, उस समय भी बोला था। पप्पू यादव जी, इसको दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगला सवाल बहन, मैं एक बात बता दूं, मेरा अगला सवाल बहन, एक बात मैं कहूं आपको, बोलिए पहले मेरी एक बात सुन लीजिए ना। पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, यदि 56 इंच की सीना बहुत मजबूत है ना, उनको कहिए कि देश के विकास पर और 10 साल में जो उन्होंने किया उसी लाइन पर लड़े। आज वो लगातार रामविलास पासवान की पार्टी को उन्होंने तोड़ा, अंबेडकर और रामविलास जी की मूर्ति को पैर से रौंदा और उसके बेटे को घर से निकाल दिया। इस तो यूज एंड थ्रो, सहनी की पार्टी को साथ लाया और उसके चारों विधायक को पैसे से तोड़ लिया। आज ही मैंने इंटरव्यू किया, चिराग पासवान कह रहे हैं मेरी बात तो सर सुनिए ना, मेरी बात सर, मेरी मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए। चिराग जी क्या कह रहे हैं, चिराग जी की वो भी बात याद करिए जब उनको घर से निकाला गया था और पार्टी तोड़ी गई थी, और चिराग जी को एक मोहरा बनाया गया था नीतीश कुमार जी को फिनिश करने के लिए, और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने तो 24 के बाद पता चलेगा कि कौन फिनिश हुए कौन फिनिश नहीं हुए। लेकिन मेरा सवाल जो दिखता है, मैं वो कह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए
कि नरेंद्र मोदी जी को ना तो राम पर आस्था रहा, जब शंकराचार्य ने, चारों शंकराचार्य ने विरोध कर दिया तरीके की, संस्कृति का, हमारी सनातनी सभ्यता का, पप्पू यादव जी, आपका क्या प्लान है? मैं ठीक है, उतना डिटेल में जाएंगे तो वक्त फिर महत्वपूर्ण सवाल रह जाएंगे पप्पू यादव जी, लेकिन एक चीज के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। देखिए, मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिनमें हालांकि सोनिया गांधी उम्र की वजह से नहीं लड़नी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जगह जगह जाएंगे इस वजह से नहीं लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत ने मना कर दिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे पास पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपने दम ठोक कर कहा है कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव जी, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं ना, कि जब दिग्गज कांग्रेसी मना कर रहे हैं उस समय पप्पू यादव जी। जी बोलिए। मैं एक बात बहन बोलूं? बोलिए। कितने पार्टी, कितने लोग, 2-2, 3-3 लोग तो इनके कैंडिडेचर जब उन्होंने दे दिया, सिंबल घोषणा कर दी, तब बीजेपी, जब बीजेपी पीक पर है, आप कह रहे हैं गहलोत ने, आप कह रहे हैं सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सबने मना कर दिया, तब आप कांग्रेस में हिम्मत दिखाएं लड़ने की। मैं एक बात बहुत क्लियर आपको कह देना चाहता हूं, और इसको आप समझिए कि राहुल गांधी जी ने दिल जीता इस देश का। राहुल गांधी जी ने उम्मीदें जगाई हैं किसानों का, युवाओं का, इस देश के व्यापारियों का, इस देश के आम लोगों का। अलग बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को किसी भी अपने विचारधारा पर, राम मंदिर पर भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने कभी नरसिम्हा राव, जिसको कांग्रेस ने पीएम बनाया। आप हमको एक बात बताइए, हाँ। इतना परेशान क्यों है? कांग्रेस मुक्त भारत के बाद बीजेपी कांग्रेस युक्त क्यों हो रही है? गुलाम नबी आजाद से लेकर सचिन पायलट सिप के लिए परेशान, उसके बाद बाला साहब ठाकरे के लिए परेशान, उसके बाद आप उठा करके देख लीजिए कि कांग्रेस, असम का मुख्यमंत्री कांग्रेसी, उसके बाद आप इन्होंने कर्नाटक में जो इन्होंने तोड़ा तो कांग्रेसी को तोड़ के असम के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कांग्रेसी जीतेंगे, फिर भी जीतने के बाद आ जाएंगे, मैं बीजेपी में शामिल करा लूंगा। तो सर सुनिए ना मेरी बात, मैं तो सुनिए ना, असम के मुख्यमंत्री से पूछिए ना भैया, वो कहाँ थे और कहाँ से वो ककारा सीखे हैं। ठीक है, आप वो बात छोड़ दीजिए। हाँ। ये आधी से अधिक बीजेपी कांग्रेसी है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी को मौजूदा वक्त में जिताने का फॉर्मूला क्या है आपके पास बिहार में? और अभी तो भैया, तो बीजेपी को फॉर्मूला यही है ना कि अशोक चौहान को ला करके एक दिन में राज्यसभा बना दो। इतना परेशान आत्मा बम्बई में क्यों भाई? और राज ठाकरे, जिसको बीजेपी गाली देता था, उत्तर भारतीय है, जो बीजेपी कहती है कि मैं उत्तर भारत की सुरक्षा की बात करता हूं। हाँ। और उत्तर भारत को सबसे ज्यादा किसी ने लात मारा, किसी ने अपमानित किया तो राज ठाकरे ने। तो बीजेपी का ये कैरेक्टर कैसा है, ये चरित्र कैसा है? ये उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के खिलाफ, एक तो वो ओबीसी के खिलाफ है, एक तो वो दलित के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि जाति जनगणना, नीतीश कुमार जाति का जहर पैदा कर रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ ये लोग कोर्ट में गए। आरक्षण, राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, ये आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि सबसे बड़े ओबीसी तो नरेंद्र मोदी हैं, वो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आते हैं? सबसे बड़े ओबीसी तो प्रधानमंत्री। सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी जी कहां से ओबीसी हो गए। हमको समझ में, वो हम इस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। ठीक है, वो पहले जिताने का फॉर्मूला क्या होगा बिहार का? आप अपनी रणनीति नहीं बता रहे हैं पप्पू यादव जी। हाँ, जिताने का फॉर्मूला क्या होगा बिहार का? रणनीति की क्या बात है, तय करना। भैया, लालू यादव हम लोग के पास एक ऐसे कदावर व्यक्ति है। लालू यादव एक ऐसे आवाज है समाज के पिछड़ों के, और कांग्रेस की जो इतनी बड़ी आइडियोलॉजी है, जिस पर ट्रस्ट है पूरे देश का, बिहार का माइनॉरिटीज की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, या कमजोर तबके की जो आइडेंटिटी है, उसको सेव के लिए आज एक ही ट्रस्ट है, राहुल गांधी, कांग्रेस और लालू यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी से आपकी मुलाकात हुई बिहार में? लालू यादव, क्या बात हुई, किस सीट को लेकर बात हुई? भैया, लालू यादव जी जब भी बीमार रहे हैं, संकट में रहे हैं, तो मैं लालू यादव जी के साथ हमेशा रहा हूं। वो मेरे हमेशा दिल में रहे हैं, वो कभी उनके दिल से मैं बाहर नहीं गया।
और मैं चाहता हूं कि तेजस्वी जी मजबूती के साथ 25 में आगे बढ़े। पूरी कांग्रेस और तेजस्वी जी हम लोग मिल करके बीजेपी को रोकेंगे। खास तौर पर जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल का इलाका है, हमारा प्रयास होगा, मैं झूठ फूस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 400 पार, क्योंकि इनको पता है ईवीएम, इनको पता है ईडी, इनको पता है सीबीआई, इनको पता है पूंजीपति, इनको पता है डेली जो दिखता है बिकता है, ये मार्केटिंग। आप जैसा एंकर जिस पार्टी का पर्सनल एंकर हो जाए मैडम, हमारी तो बहन है। क्या तो पप्पू यादव जी वो बहन भी बोल रहे हैं और फिर टैगलाइन भी दे रहे हैं, ये तो मतलब गजब हो गया ना पप्पू यादव जी। सवाल पूछ लो तो फिर आप लोग तुरंत टैग देने के लिए आ जाते हैं सर्टिफिकेट लेकर। मैं पूछ रही हूँ आप जीतेंगे कैसे भैया, ये बता दीजिए। मैं तो फॉर्मूला पूछ रही हूँ, आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। चले ठीक है। अच्छा, मेरी जीतने की चिंता, हाँ। मेरी जीतने की चिंता पूर्णिया कोसी सीमांचल की जनता को रहने दीजिए ना। हाँ। जनता न हराती न पाती है। अरे जनता की ही हम आवाज हैं, उन्हीं की आवाज है जो सवाल पूछते हैं। हम जनता की ही आवाज है। जनता की आवाज चित्रा जी जनता की आवाज टीवी और चित्रा जी हो ही नहीं सकता। टीवी के मालिक की आवाज है आप लोग, जनता की आवाज कभी हो ही नहीं सकते। पप्पू यादव मालिक की आवाज होते हैं। पूर्णिया को जाकर के पूछिए, पूर्णिया को जाकर के पूछिए, सीमांचल को जाकर के पूछिए। अरे जाकर पूछना क्या है, मैं लगातार रिपोर्टिंग करती रहती हूँ सर। पप्पू यादव जी, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं तो कि बिहार की रिपोर्टिंग मैंने कितनी की है, कई जगहों पर मैंने की है। आपको कह ठीक दूं, है, मेरी जितनी मेरी पार्टी, सुनिए चित्रा जी, मेरी पार्टी जो आज मर्ज की है, हाँ। हमारे वर्कर में जो लड़ने मरने का जज्बा रहा है जी। और जो संघर्ष करने का जज्बा रहा है, और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो दुनिया देख रही है, वर्ल्ड, संघर्ष और मरने के जज्बा के साथ एक बड़ी आइडियोलॉजी का मिलन हुआ है। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ आज कह रहा हूं जी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है, मैं कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में बीजेपी को रोकने का अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगा। ठीक है। मैं एक आदमी हूं राहुल गांधी जी के बाद, यदि कोई नहीं डरता है इस दुनिया में किसी से, तो वो पप्पू यादव है। सारे कांग्रेसियों को आपने पीछे छोड़ दिया आते ही कि राहुल गांधी के बाद अब मेरा ही नंबर है। पप्पू यादव जी, आखिरी सवाल, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो आपके साथ मंच पर शामिल नहीं थे और माना जा रहा है कि वो नाराज हैं, उनको बताया ही नहीं गया कि पप्पू यादव आ रहे हैं कांग्रेस में। पारिवारिक रिलेशन है, पूरे मन से दिल से कबूल नहीं है क्या कांग्रेस में? अखिलेश जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं। हाँ, बात हुई है सर, 2 बार हम सांसद और एमएलए रह चुके हैं, तब अखिलेश जी राजनीति में आए। हम 2 बार सांसद रह गए तब। अखिलेश जी का मैं पारिवारिक रिलेशन है, मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, मन से क्यों गायब थे आज? लालू यादव और तेजस्वी यादव जी, भैया तो वो उनसे पूछिएगा ना। मैं तो, मेरा ट्रस्ट राहुल गांधी है। मेरे लिए भी जो ग्लेसिंग और जो ब्लेसिंग हमको प्रियंका जी से मिला, जो हिम्मत, मैं इनफ हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं। कांग्रेस जो दायित्व देगा उस कर्तव्यों का पालन करूंगा और मजबूती के साथ ओबीसी, सामाजिक न्याय और आम आदमी की राजनीति में गिलहरी की तरह एक पत्थर काम कर सकता हूं तो मैं करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। सुधांशु जी, नए सिपाही राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के पप्पू यादव जी बन चुके हैं और बिहार में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, क्या है जवाब आपका सुधांशु जी? अरे राहुल जी अच्छे इंसान है, राहुल सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छे इंसान है, वो बहुत बड़े पढ़े लिखे वक्ता हैं, उनसे हमारा मेरे पारिवारिक है भाई। वो भी आपके पारिवारिक हैं। जवाब सुन लेते हैं आप, अब जवाब सुन लेते हैं आपके सवालों पर। बोलिए सुधांशु जी। अब सुधांशु देखिए, पप्पू यादव जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि वो आधे कांग्रेस में तो पहले ही थे, उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद हैं, तो एक पांव तो उनके परिवार का कांग्रेस में था ही था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात रही है। जो बात आधी थी वो पूरी हो गई। मगर एक हिंदी में कहावत होती है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन के साथ तो बिहार में यही होने वाला है। अब न आधा मिलने वाला है न पूरा मिलने वाला है, सारे का सारा एनडीए को मिलने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। कैसे मिलेगा सुधांशु जी? चलिए,
जनता के हम आशीर्वाद दोनों से भाई, मिलेगा। बहुत ही मजबूत हमारे जो विचारधारा- कार्य हैं उनके प्रति जो समाज में सकारात्मकता है उसके आधार पर मिलेगा। ठीक है। और पप्पू यादव जी पहले भी रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथी रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी अनहोनी नहीं है। ये सहज है रूप में हुआ है, जो भी हुआ है सहज गठबंधन है। वो तो हराने की हुंकार भर रहे हैं बीजेपी को। डर लग रहा है कि नहीं आप लोगों को सुधांशु जी? अरे मैं कोई हुंकार देखिए, ऐसी बात- ऐसा है, जनता सबको के हुंकार भरने बदौलत का मैंने पूरा कहा, अधिकार है। व्यक्तिगत मैं कोई ऐसी बात अब पहले ही पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं कि देखिए- नहीं मैं कोई हराने की हुंकार नहीं भर रहा हूं, फिर कैसे आपकी बातों का असर होगा ये बताइए। मैंने तो कहा कि जनता के द्वारा नहीं, देखिए, हुंकार भर रहा हूं। जो भी मेरा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर मेरा कोई नरेंद्र मोदी जी मेरी आइडियोलॉजी के बारे में है ना, मेरी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, जो ठीक। आइडियोलॉजी है मेरी उस पर बहस है हाँ कि जो नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूत 10 साल पीएम रहे, तो निश्चित रूप से कभी नरसिम्हा राव जिनको कांग्रेस ने पीएम बनाया उनको दे दो भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह जिनको कभी देखा नहीं गया अंतिम में उनको भी दे दो, उनको भी ले आओ। मतलब पर तो क्या खुश होना जरूरत चाहिए है आपको। क्यों आप गाली दे के नीतीश कुमार जी को लाए हो? ठीक है। क्यों आप सहनी जी को सुधांशु क्यों जी, हाँ। क्या किस बात की खुशी? जब आपको चुनाव की बारी आई, संख्या नहीं पूछ रहा है 272 हाँ। और आप लग रहा है कि 200 पार नहीं कर पाएंगे, तब आप सभी तरह के काम भानुमति के कुर्मा में शिव के बराती सुधांशु जी। में सांप छुछुंदर सब कुछ मिला करके आप करना चाहते हो। हाँ। तो भैया इसको अपने पर भरोसा है। नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं है। ठीक है। इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर वो खुद को कहते हैं। सुधांशु तो जी। क्या वो भरोसा खत्म हो गया? जनता से भरोसा उठ गई, राम मंदिर से भरोसा खत्म हो गया। ये तो आरक्षण को गाली दे रहे थे, आरक्षण के खिलाफ लोग कोर्ट में गए थे। अब आप जाति उनको बोल जनगणना लेने के खिलाफ दीजिए, बोले अब हैं। उनको बोल लेने दीजिए। दलित- सुधांशु जी को भी आप थोड़ा उठा बोल करके लेने देख दीजिए। लीजिए। ठीक है अरे पप्पू यादव जी, हाँ। अब मैं जवाब दे देता बोलिए हूँ। बोलिए बोलिए। पप्पू जी अब मैं जवाब दे देता हूं। अरे राम मंदिर के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहे थे, हिंदू धर्म, रामचरितमानस और भगवान राम के बारे में, वही चक्कर में तो भरोसा उठ गया आपके सहयोगी का और वो आपको बीच में छोड़ के चले गए। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी आपको मझधार में छोड़ के चले गए मान्यवर, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में 2014 और 19 में एनडीए ने शानदार सफलता हासिल की थी और कांग्रेस आज के विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हुंकार भरने का, यलगार करने का सभी को अधिकार है, परंतु जनता उसका समुचित प्रतिकार करती है और इस चुनाव में भी आश्वस्त रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए हाँ, शानदार उनकी बात हो सफलता जाए। हासिल करने जा रहा है। 40 की 40 सीटें जीतने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके पास तो नरेंद्र मोदी भी है ना पप्पू यादव जी। अब देखिए पिछले 2 बार का नतीजा क्या रहा है बिहार का। देखिए उनके पास नरेंद्र मोदी जी होते ना, तो वो एक एक सीट के लिए कभी कुशवाहा जी को धरो, कभी माझी को धरो, कभी प्रजापति को धरो, भानुमति का कुनबा जिसका कोई जो जाति का आधार, निषाद, कभी प्रिया पटेल को धरो, संजय निषाद और जो वर्तमान सीएम है जोगी, इनका तो कभी बना ही नहीं गोरखपुर में। इन दिनों के भीतर तो व्यक्तिगत अदावत चलती थी, तो व्यक्तिगत अदावत के बाद मंत्री बनाना पड़ा इन्हें। प्रजापति जी ने तो मंत्री बनने के बाद भी कहा मेरी जात की ताकत ही बना है, कोई हम पर कृपा किया क्या? अभियान सुन लीजिए, हम बीजेपी की कृपा से बने हैं क्या? तो आप हमको ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी के भरोसे नहीं ना। ठीक है। ये तो भानुमति के कुनबा। हाँ। और जब कुछ नहीं बचा तो CAA ये भाई संविधान में तो है ही, किसको रखना है किसको नहीं रखना ठीक है। है। आप पीएम हो, जिसको रखना है आप अब जब उसको आप ले ओके लेते करो, हैं। नहीं रखना है हाँ। आप इसको आप पोलराइजेशन के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए क्यों? आप सुधांशु सीए जी। की क्या जरूरत थी अभी? ठीक है। आपको जब कोई भरोसा नहीं रहा तो आप हाँ। सीए पर भरोसा रह गया। सुधांशु जी अब जवाब ले लेते हैं। सीए पर भरोसा रह गया आप हमको आपका। बताइए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं पप्पू जी की जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। सीए तो दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में था। कोई चुनाव था क्या? चुनाव के 6 महीने बाद हुआ था।
और बीच में कोविड आ गया, 2 वर्ष कोविड में चले गए, इसलिए नोटिफिकेशन में अब समस्या आई। मगर आप जो कह रहे हैं, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, न्याय यात्रा के समापन के समय राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनकी एक बाइट है, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। उन्होंने बोला है कभी न कभी तो बीजेपी सरकार से हटेगी। इसका मतलब बहुत साफ है, अभी न अभी तो बीजेपी ही सरकार में आ रही है। नंबर 2, उन्होंने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। इसका मतलब अपनी तथाकथित न्याय यात्रा में उनको साफ समझ में आ गया कि जन जन का ज्वार मोदी जी के सरकार के साथ है, इसलिए अब अपनी अवश्यम भावी पराजय के लिए एक बहाना ढूंढने की शुरुआत अभी से कर दो। इसलिए ये 2 वाक्य जो राहुल गांधी जी ने बोले हैं, ये कांग्रेस के, और तीसरा मैं बता दूं तो अब मैं पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड गए थे। यानी कांग्रेस के युवराज ने उत्तर प्रदेश छोड़ा था 2019 का लोकसभा हारने के बाद। अब राहुल गांधी जी की माता जी यानी कांग्रेस की राजमाता जी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। अब इसमें भी किसी को शक शुबह रह गया है कि गांधी परिवार के लोग अमेठी रायबरेली से लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद चाहे ये एनडी गठबंधन हुंकार भरे चाहे फुफकार भरे, वो सब बेकार ही साबित होने वाला है। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ आए हैं कांग्रेस में। सुधांशु जी, आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं। उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। पप्पू यादव जी, एक बार इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। आपने ही ट्वीट किया है। सुधांशु जी। चित्रा जी जो एमपी बनने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पीएम बनने की बात करेंगे? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, जो खड़े ही होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और कहते हैं दक्षिण में जाकर कि उत्तर भारत के तो लोग सतही होते हैं। मुझे असली राजनीति अब समझ में आई है। तो मुझे लगता है वो लोग क्या बात करेंगे जो उस गठबंधन के साथ खड़े हुए डीएमके के नेताओं ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए, कितनी अपमानजनक बात बोली थी। और तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहार के लोगों के लिए। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, मगर जो उनका लहजा था वो टोटली नकारात्मक था कि बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। अब मैं बोलूं, क्या खा के लड़ेंगे? एमपी बनने के लिए लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे, पीएम बनने के लिए लड़ने का साहस। चित्रा जी, मेरी बात तो ले लीजिए। बोलिए पप्पू यादव जी, अब आप बोलिए प्लीज। चित्रा जी, पहली बात तो मैं इनको एक नेक सलाह दूंगा कि सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह पीएम बने थे तभी राहुल गांधी जी को पीएम का ऑफर दे दिया गया था। ये दुनिया को पता है, इसको किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। एक, उस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि जो गिरते हैं सहसवार की बात जो इसने कही है, इनको पहले बताइए कि एक बार जब नरेंद्र मोदी जी जिस दिन हार जाएंगे, क्या वो भारत में रहेंगे कि भारत छोड़ देंगे, वो तो बात की बात है। राहुल गांधी जी ने जितनी बार परास्त हुई है उतने ही बार मजबूती के साथ हिंदुस्तान में लड़ने की मरने का जज्बा दिखाया है। 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर, 6,000 फिर लगातार मणिपुर से महाराष्ट्र, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है जिसको कि कोई दुनिया में नहीं जुटला सका। तीसरी चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ये बात कहना कि पीएम, जो राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि कभी न कभी, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर कहूं कि ईवीएम के बारे में कोई कांग्रेस की सोच नहीं है। ईवीएम के बारे में इस देश के लॉयर की, इस देश के न्यायालय की, इस देश के आम आवाम की, कोई एक बार नहीं कई बार चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव आयोग इनके डर और खौफ से रिजाइन किए, और जिस तरीके के प्रेशर में ला करके हमेशा रिटायर व्यक्ति को चुनाव में लाना, बराबर एक कृपा देना। जब हम किसी को कृपा पर लाएंगे तो वो नौकर की तरह काम करेगा। इससे पहले मैं सुधांशु जी के पास जाऊं, एक सवाल आम लोगों के मन में पहले है। मेरी बात समझिए। 5 बार आप सांसद बने, सुधांशु जी के तो पास बिना ईवीएम के कैसे बने? आप ही की बात सुन रही हूँ, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आज तो आपका इतना बड़ा दिन है, तो पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 5 बार आप सांसद बने, बिना ईवीएम के बन गए आप। जब मैं एक बात पहले बता दूं कि मैं जब एमएलए बना था तब ईवीएम नहीं थे। जब मैं 2 बार 3 बार बना था तो ईवीएम नहीं थे। उसके बाद ईवीएम आए। मैं आपको बहुत इस बात को बराबर में कह रहा हूं, मैं आज भी फिर आपको कह रहा हूं,
कि राहुल गांधी जी पीएम बनना चाहते तो बहुत पहले बन गए होते। वो संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते और देश आज दिल को जीता है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उनको इस देश के युवाओं का, किसानों का समर्थन मिला है, बेटियों का और खासतौर पर मजदूर वर्गों का, युवाओं का, वो ऐतिहासिक है। वो समर्थन किसी को नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज, एक बात समझिए, इन्होंने कहा अमेठी राजमाता। मैं तो पहले कहूंगा कि चाहे सुधांशु जी की माँ हो, मेरे लिए माँ है। भले हम लोग अलग अलग कोख से लिए हैं, लेकिन है तो अभी विचारधारा अलग हो सकता है, रास्ते लखनऊ और दिल्ली आने के अलग हो सकते हैं, खून तो एक ही है हमारे सुधांशु जी के। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, वो भी मेरे लिए माँ की तरह है और सुधांशु जी की माँ भी मेरे लिए माँ की तरह। मैं अब जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी से। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए उनके इल्जाम पर। सुनिए ना मेरी बात। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आपके सवाल हो जाएंगे, उनका जवाब रह जाएगा सर, ब्रेक हो जाएगा फिर। प्लीज पप्पू यादव जी। सुधांशु जी देखिए, पप्पू यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ था और वो नहीं बने। अब इसका तो कोई सत्यापन सोनिया गांधी जी कर सकती हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कर सकते हैं, परंतु यदि उनकी बात मान ली जाए, इसका मतलब वो वहां से भी छोड़ के दुनिया को पता है। अध्यक्ष पद मिला तो उससे इस्तीफा दिया। मगर उसके बावजूद सुनिए, अगर आपने ये कहा कि मैं हार गया चुनाव, मेरे नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, तो इस्तीफा देना चाहिए। मगर नहीं, इस्तीफा दूंगा, मैं ना अध्यक्ष रहूंगा, ना उपाध्यक्ष रहूंगा, ना महामंत्री रहूंगा, ना नेता। तो भागे कहां? उसके बाद वो देश की आवाज बनते रहे। यात्रा मैं निकालूंगा और पार्टी का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मेरे पीछे चलेगा। उत्तरदायित्व वहन किए बगैर सत्ता का भोग करने की जो प्रवृत्ति सरकार में थी, वही विपक्ष में है। तो राहुल गांधी जी, इनकी बात सर, ये गांधी जी ने कोई अध्यक्ष पद पर आकर के यात्रा निकाले थे क्या? नेल्सन मंडेला ने कोई अध्यक्ष पद पर आकर के यात्रा निकाले थे क्या? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है कि किसके दावे में ज्यादा दम है, इसका फैसला आप जनता को करना है। दंगल वेसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।